हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन एक नया वीडियो लेकर के आता हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट्स, आज ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, और इस सब्जेक्ट में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है। तो बारी बारी से हम इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज पहले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है, सेन साहब खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसलिए उसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। एक बार और प्रश्न को दोहरा देते हैं। सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? तो उत्तर है, सेन साहब खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसलिए उसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे, यही संबंध है। तो चलिए एक बार और दोहरा देता हूँ। लखनऊ में बिरजू महाराज तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे, यही संबंध है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मछली के प्रति बच्चों में कौन सी जिज्ञासा थी? मछली के प्रति बच्चों में कौन सी जिज्ञासा थी? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। मछली के प्रति बच्चों में यही जिज्ञासा थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में झांकने से अपनी परछाई दिखती है कि नहीं, यही जानने की जिज्ञासा थी। इसका मतलब हुआ बच्चे मछली की आँखों में ये देखना चाहते थे कि वह मर गई है तो क्या उसकी आँखों में हमारा छाया बन रहा है कि नहीं, यही जानने की बच्चों में क्या थी? जिज्ञासा थी। चौथा प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के आधार पर खोखा का चरित्र चित्रण करें। 20 के दांत शीर्षक कहानी के आधार पर खोखा का चरित्र चित्रण करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, खोखा समृद्ध पिता का प्रिय पुत्र है। खोखा समृद्ध पिता का प्रिय पुत्र है। माता पिता और बहनों का प्रेम पाकर उसका स्वभाव बिगड़ गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भर चुका है। अपनी बाल सुलभ स्वाभाविकता के चलते वह गरीब बच्चों में शामिल होकर लट्टू नचाने के लिए ललक उठता है। एक बार और प्रश्न को दोहरा देते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के आधार पर खोखा का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। खोखा समृद्ध पिता का प्रिय पुत्र है। माता पिता और बहनों का प्रेम पाकर उसका स्वभाव बिगड़ गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भर चुका है। अपनी बाल सुलभ स्वाभाविकता के चलते वह गरीब बच्चों में शामिल होकर लट्टू नचाने के लिए ललक उठता है।
चलिए आज का हमारा 5वां प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, हम विष बोलते हैं तथा हमारी बुद्धि निष्फल यहाँ वहाँ भ्रमण करती रहती है, जिससे हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। फिर एक बार दोहराते हैं, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। इसलिए व्यर्थ मानता है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म ले चुका है और जन्म लेने के बाद यदि वह राम नाम का स्मरण नहीं करता है तो उसकी वाणी जो होती है विष के समान हो जाती है। वह विष ही खाता है और वह विष ही बोलता है और उसकी बुद्धि निष्फल इधर उधर क्या करने लगती है, भ्रमण करने लगती है। वह अनेकों प्रकार के जंजालों में क्या हो जाता है, उलझ जाता है और उलझ करके मर जाता है। यही इसका उत्तर होगा। चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कवि घनानन अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है ताकि सुजान उसकी विरह वेदना से परिचित हो सके और अपने दर्शन देकर उसकी वेदना को दूर कर सके। फिर एक बार प्रश्न को दोहराते हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कवि घनानन अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है ताकि सुजान उसकी विरह वेदना से परिचित हो सके और अपने दर्शन देकर उसकी वेदना को दूर कर सके। इसका ही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, बीरेन डंगवाल के अनुसार नींद के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए? बीरेन डंगवाल के अनुसार नींद के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए? तो उसका उत्तर देखते हैं हम, कवि के अनुसार नींद के दौरान निम्न परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, पेड़ पौधों का बढ़ना। दूसरा परिवर्तन, अंकुर का फूटना। तीसरा परिवर्तन, मक्खी का जीवन क्रम पूरा होना। चौथा परिवर्तन, कई शिशु का पैदा होना तथा उनमें से कई का विभिन्न दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त होना। यही परिवर्तन हुआ। हमारा 8वां प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों? कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं, कवि ने कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है। माली मालिन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि माली मालिन दोनों के प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चिंताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका को जीवंतता प्राप्त होती रहती है। फिर एक बार दोहरा देते हैं, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने कृष्ण को मालिन कहा है और नहीं, कृष्ण को माली कहा है और राधा को मालिन कहा है, क्योंकि राधा जो है वह बगीचे की मालिन है और कृष्ण जो है वह बगीचे का क्या है, माली है। और उसी माली और मालिन के अनुसार बगीचे का जो रंग है, सुगंध है, वह जीवित है। और श्री राधिका और श्री कृष्ण के लीलाओं से इस संसार में
प्रेम जीवित है, प्रेम का अंत नहीं है। इसका मतलब यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? इसका उत्तर देखते हैं। नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की राय यही है कि इनसे देश के विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि उनसे अपनी धोती नहीं संभल पाती है तो भला यह देश को कैसे संभाल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? इसका उत्तर होगा, नेताओं के बारे में कवि ये कहना चाहता है कि इन लोगों से विकास के बारे में क्या सोच रखा जाए। इन लोगों से अपनी धोती तो संभल नहीं सकती है, पर यह देश को कैसे संभालेंगे, इसका मतलब यही होगा। और अंतिम प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका राइट आंसर होगा, खोखा अपने जीवन के मामले में अपवाद था। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ इसकी सूचना आपको तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।